नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। G20 की सफलता के बाद दुनिया में बजा मोदी का डंका, विश्व को दिया बड़ा संदेश। सम्मेलन के बाद सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ की द्विपक्षीय बैठक। G20 पर मोदी की सफलता से चिढ़ी कांग्रेस, समिट को लेकर कांग्रेसियों ने जमकर फैलाया झूठ। खड़गे ने डिनर का निमंत्रण न मिलने पर निकाली भड़ास। G20 डिनर पर इंडिया में संग्राम, आपस में भिड़े विपक्षी नेता। ममता नीतीश के रात्रि भोज में शामिल होने पर सियासत तेज। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा, बीजेपी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। नड्डा, शाह और सीएम शिवराज रहे मौजूद। राम मंदिर पर उद्धव ठाकरे के बिगड़े बोल, उद्घाटन के बाद गोधरा जैसे हालात बनने का किया दावा। बीजेपी ने ठाकरे को बताया हिंदू। और खबरों की शुरुआत में बात करेंगे G20 पर भारत की बड़ी सफलता की। रूस यूक्रेन युद्ध और वैश्विक चुनौतियों के बीच G20 बैठक में आम सहमति बनाने में भारत ने बड़ी कामयाबी हासिल की। G20 की सफलता और इसके आयोजन की तारीफ दुनिया भर में हो रही है और इसका पूरा श्रेय पीएम मोदी को दिया जा रहा है। अब इस सफलता को बीजेपी मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश करने के लिए मंच तैयार करती हुई दिख रही है। इसी बीच G20 सम्मेलन खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। पीएम ने सऊदी प्रिंस का राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने हैदराबाद हाउस में बैठक की। राजीव जी, एक तो पूरे विश्व भर में भारत का जो बोलबाला हुआ G20 की मेजबानी के बाद, और उसके बाद अब जो मोहम्मद बिन सलमान के साथ बैठक हुई, क्या कुछ बातचीत हुई उसमें? देखिए, 2 तरह की बातें हैं। G20 की कामयाबी, ये भारत की कामयाबी है, और पीएम मोदी ने एक साथ कई संदेश दुनिया भर के लोगों को दिया है और दुनिया भर के लीडरशिप को भी दिया है। एक तरीके से ये ग्लोबल लीडरशिप की तरफ बढ़ते हुए पीएम मोदी का एक कदम है। जिस तरीके से G20 को ऑर्गेनाइज किया गया, विरोधियों को एक मंच पर लाया गया, और रूस जैसे देश जो कि ये समझ रहा था कि G20 के मंच से कहीं रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी ना हो जाए जिससे कि वो आहत हो, उसको ही मैनेज किया गया। मतलब पिछले समिट में जो 5 पेज बनाए गए थे रूस और यूक्रेन वार पे, इस बार 17 पेज में एक एक करके डिटेल में बताया गया, और बताया गया, इस बात की चर्चा हुई कि कैसे रूस यूक्रेन युद्ध, जो कि एक जियोपॉलिटिकल युद्ध है, तो जियोपॉलिटिकल मामला G20 जैसे सम्मेलन में उठने चाहिए, क्योंकि इससे व्यापार प्रभावित हो रहा है, पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। उसके बाद अलग अलग देशों के साथ बैठकें हुई। उसमें आज सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के साथ बैठक हुई, क्योंकि 15 देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी हुई है, अमेरिका के साथ भी हुई। तो ये द्विपक्षीय वार्ता से पीएम मोदी ने अलग अलग देशों में भारत को स्थापित किया। जैसे कनाडा से बातचीत के दौरान पहली बार मोदी ने कह दिया कि तुम्हारे देश में, जो जस्टिन ट्रूडो को बताया गया कि तुम्हारे देश में जो इंडिया के खिलाफ, भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाई जाती है, वो गतिविधियां बंद होनी चाहिए, और नहीं तो कनाडा के साथ भारत का संबंध खराब भी हो सकता है। उसी तरीके से सऊदी अरब के साथ जो बातचीत हुई, सऊदी अरब और भारत के संबंध जो है 2014 के बाद से धीरे धीरे बेहतर ही होते रहे हैं, और इसलिए पाकिस्तान के मामले में सऊदी अरब ने भारत का साथ दिया था। कश्मीर के मुद्दे पर जब पाकिस्तान सारे मुस्लिम देशों के साथ मिलजुल कर भारत के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की कोशिश कर रहा था, उस समय भी सऊदी अरब ने भारत का साथ दिया था। यूएन में भी जब मसला उठा कश्मीर का पाकिस्तान के द्वारा, तो उस समय भी सऊदी अरब ने भारत का साथ दिया। ये द्विपक्षीय वार्ता जो हुई है,
इन्हीं मुद्दों पर हुई कि किस तरीके से अरब की पॉलिटिक्स में सऊदी अरब की जो बड़ी भूमिका है उसमें भारत का एक बेहतर सहयोगी देश बन सके और ये बड़ी उपलब्धि भारत की हो सकती है। जी बिल्कुल। वहीं G20 में भारत के जलवे और मोदी सरकार की सफलता कांग्रेस को हजम नहीं हो रही है। पार्टी बार बार सम्मेलन के खिलाफ झूठ फैलाने से बाज नहीं आई। पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर विदेशी मीडिया की अनदेखी का आरोप लगाया। फिर कांग्रेस नेताओं की ओर से दिल्ली में बारिश के कारण भारत मंडपम में जल भराव के वीडियो शेयर कर सरकार को घेरा गया। और अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने G20 शिखर सम्मेलन खत्म होने के बाद केंद्र सरकार पर सियासी हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि 2024 में मोदी सरकार की विदाई का रास्ता जनता ने बनाना शुरू कर दिया है। राजीव जी, बार बार कांग्रेस की ओर से मोदी सरकार को घेरा गया, G20 सम्मेलन को लेकर झूठ फैलाया गया, क्या कामयाब हो पाई वो? देखिए, अब तो ये नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस केवल मोदी विरोधी है, क्योंकि अब तो कांग्रेस भारत विरोधी हो गई है। भारत विरोधी का मतलब एंटी इंडियन नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इंडिया वर्सेस भारत में भारत का विरोध करती हुई कांग्रेस दिखी है। विपक्षी पार्टी जो दूसरी पार्टियां हैं कांग्रेस का उस स्तर पर तो सहयोग नहीं कर रही है, लेकिन कांग्रेस के सारे नेता इस बात से चिढ़े हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेम प्लेट G20 में भारत उस पर कैसे लिखा जा सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत कैसे लिखा जा सकता है। ये चिढ़े हुए हैं, परेशानी है इनकी, क्योंकि परसेप्शन बदल चुका है। और दूसरी तरफ इतना बड़ा आयोजन हुआ, तुलना क्या कर रहे हो नाम समिट से? नैम समिट जो हुआ नेहरू के समय में क्या हुआ, ये नहीं कह रहे। इस कामयाबी में मोदी की भूमिका है या नहीं है, इस पर आप कुछ मत बोलो, लेकिन हिंदुस्तान की कामयाबी तो बोलो। आप ये चिढ़े हुए तरीके से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का जो यहां पर हुआ दिखाया गया, उस इंटरनेशनल मामले को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से जोड़ रहे हो। ये तो दूसरे देश जो भारत के विरोध में हैं वो कह सकते थे कि G20 सम्मेलन के दौरान बारिश हो गई तो पानी भर गया। तो इन मामलों को दिखाकर कांग्रेस ने यह साबित कर दिया है कि मोदी विरोधी बनते बनते अब ये भारत विरोधी बन गई है। और इनकी चिढ़ जो है सिर्फ सत्ता से हटाने के लिए नहीं है, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब दशकों तक सत्ता इनके पास नहीं आएगी। सरकार अगर बाय द वे बन भी गई, भारतीय जनता पार्टी हार भी गई 10 साल बाद, तो भी सरकार कांग्रेस की नहीं बनेगी, उसी तरीके से बनेगी जैसे संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी और उसके बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो ये स्थितियां पैदा कर दी गई है और इसलिए कांग्रेस चिढ़ी हुई है। जी बिल्कुल। अब एक तरफ कांग्रेस पीएम मोदी की सफलता से चिढ़ रही है, तो दूसरी तरफ G20 सम्मेलन पर विपक्षी नेता ही आपस में भिड़ गए हैं। पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बुलाए गए डिनर को लेकर कांग्रेस की ओर से खूब बवाल मचाया गया। फिर भी कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और बिहार के सीएम नीतीश कुमार डिनर में शामिल हुए। ये सभी मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है। लेकिन अब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी और बिहार कांग्रेस ने नीतीश कुमार के G20 की डिनर पार्टी में शामिल होने पर सवाल उठाकर इंडिया गठबंधन की किरकिरी करा दी। राजीव जी, एक तरफ तो कांग्रेस डिनर का विरोध करती रह गई, फिर भी उनके मुख्यमंत्री, फिर बाकी विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्री वहां पहुंच गए। अब कांग्रेस की ओर से सवाल उठा दिया गया, कैसे विपक्ष में फूट पड़ी? देखिए, विपक्ष में तो फूट पड़ी हुई ही थी। यह अविश्वास का मामला है। अगर किसी गठबंधन के सहयोगियों के बीच इतना विश्वास ही ना हो कि किसी एक मुलाकात से उनका गठबंधन टूट जाएगा, पूरे जो स्थितियां बदली हुई है उसका कारण जो है अविश्वास है, एक दूसरे के ऊपर अविश्वास। इनको विश्वास ही नहीं है कब नीतीश कुमार बाहर चले जाएंगे, इनको विश्वास ही नहीं है शरद पवार कब खेमा बदल लेंगे, ममता बनर्जी इनका साथ छोड़ देगी, अकेले चुनाव लड़ेगी। ये विश्वास की बात है। और अविश्वास में अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता भी हैं जो ममता बनर्जी के ऊपर सवाल उठा के सोनिया गांधी को बेइज्जत कर रहे हैं। क्योंकि ये तो सवाल सोनिया गांधी के लिए भी था कि आपने कई मुख्यमंत्रियों को नहीं भेजा, फिर सुक्खू को कैसे भेज दिया, या सुक्खू अगर गए आपकी मर्जी के बिना गए, आप जब बायकॉट कर रहे हो पूरी तरीके से करो,
अगर समर्थन कर रहे हो पूरी तरीके से करो। ये बीच बीच का रास्ता निकाल के गठबंधन सहयोगियों को भी कंफ्यूज कर रहे हैं और फिर उसके बाद गठबंधन के अंदर भी कंफ्यूजन पैदा हो रहा है कि आपके नेता किसी के बारे में कभी भी कुछ बोल देते हैं। तो ये पूरा का पूरा गठबंधन टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है। बस इंतजार इस बात का है कि एक एक करके कैसे लोग बाहर जाना शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, कांग्रेस की नाराजगी के बाद भी G20 डिनर में मुख्यमंत्रियों के शामिल होने के बाद जिस तरह से कांग्रेस नेता ने सवाल उठाए हैं, उससे इंडिया का एकता पर कंफ्यूजन खुलकर सामने आ गया है। अगली खबर में बात करेंगे बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच भाजपा की ओर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कड़ी टक्कर और फिर से शिवराज सिंह चौहान की सरकार को रिपीट करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज प्रदेश में भाजपा की हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कई अहम मुद्दों पर मंथन किया गया। राजीव जी, भाजपा के बड़े नेता इस बैठक में शामिल रहे, क्या कुछ बातचीत इसमें हुई? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसे समझना चाहिए कि एकल दृष्टि या बहुत दृष्टि क्या होता है। जिस तरीके से कांग्रेस एक टारगेट लेके चलती है, हम पीएम मोदी की आलोचना सिर्फ करते रहेंगे, स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे, फिर भी भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो एक प्रशासनिक लेवल पर, सरकार के लेवल पर काम करती है, जो दुनिया भर में जाना जाता है। दूसरे लेवल पर उसी समय भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग और दूसरे ओर सरकार के ही एक मंत्री जो कि पीएम मोदी के करीबी हैं और संगठन में उनकी पकड़ है, अमित शाह, जेपी नड्डा, ये लोग संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। और मध्य प्रदेश की राजनीति में जो बदलाव हो रहे हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार को रिपीट करना, क्योंकि अब संभावना इस बात की है कि शिवराज सिंह चौहान को फिर से रिपीट नहीं किया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होगी। मुख्यमंत्री का कैंडिडेट अब शिवराज सिंह चौहान ही बने ये जरूरी नहीं है। बार बार बैठक इसी मामले में हो रही है, अपनी कमियों को दूर करने के लिए। और जो पिछली बार कुछ सीटें हारे हुए हैं, उसका जो कैंडिडेट पहले से अनाउंस किया गया, ये सारी कवायद इस बात के लिए है कि कैसे मध्य प्रदेश में इस बार चुनाव जीता जा सके। और चुनाव जीतने की पूरी स्ट्रेटजी जो तैयार हुई है, उसमें शिवराज सिंह चौहान को यह समझाने की भी कोशिश की जा रही है कि आप अपने आप को सीएम फेस प्रोजेक्ट करने की कोशिश न करें, संगठन को चुनाव लड़ने दें, पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ें, सीएम का फैसला बाद में होगा। और इसलिए यह हाई लेवल मीटिंग करवाई गई, जिसमें शिवराज सिंह चौहान को भी रखा गया है। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में फिर से जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे उद्धव ठाकरे के बयान पर मचे बवाल की। उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर बड़ा बयान दिया है। ठाकरे ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए सरकार बसों और ट्रकों में बड़ी संख्या में लोगों को आमंत्रित कर सकती है, लेकिन जब ये लोग वापस लौटेंगे तो गोधरा जैसी घटना हो सकती है। उद्धव के इस बयान पर सियासत गर्मा गई है और बीजेपी ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए उद्धव ठाकरे को हिंदू विरोधी करार दिया है। राजीव जी, क्यों उद्धव ठाकरे ने इस तरह का दावा किया है उद्घाटन को लेकर? क्योंकि उद्धव ठाकरे की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। जब हताशा होता है, कोई फ्रस्ट्रेशन में होता है, तो दो ही तरीके की बातें हो सकती है। अगर वो समझदार है तो उस फ्रस्ट्रेशन के कारणों को ढूंढेगा, अपनी कमजोरियों को ढूंढेगा, उसके निदान का उपाय करेगा। जो बेवकूफ होता है उस फ्रस्ट्रेशन में आगे बढ़ते हुए अपने विनाश का कारण ढूंढना शुरू करता है। उद्धव ठाकरे यही कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी हिंदुत्ववादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा आक्रामक हिंदुत्व उद्धव ठाकरे की इस पार्टी की रही है, शिवसेना की, जब बाला साहब ठाकरे थे। अब उन लोगों को जो कि भगवा झंडा लेकर, तिलक लगाकर मुंबई की सड़कों पर घूमा करते थे, उसे आप यही संदेश दोगे कि वहां पर मत जाओ, क्योंकि अगर राम मंदिर के उद्घाटन में लाखों करोड़ों लोग जुड़ गए तो वो सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के होंगे और इसलिए ये चाहते हैं कि डर पैदा करो। गोधरा जैसी घटना हो सकती है, घरों से मत निकलो, अयोध्या तक मत जाओ। मतलब ये पूरे आयोजन को कमजोर करने की कोशिश सिर्फ इसलिए है
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इसका श्रेय न मिले, मोदी योगी को इसका श्रेय न मिले। अब उद्धव ठाकरे अगर हिंदुत्व को कमजोर करेंगे तो उनका अस्तित्व कहां बचेगा। वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इसलिए सब कुछ छीनने के बाद अब थोड़ी सी जो चीजें बची है उसका भी विनाश अब उद्धव ठाकरे करने वाले हैं। जी बिल्कुल, उद्धव ठाकरे के बयान पर सियासी संग्राम अब छिड़ गया है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।